कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि कोऑर्डिनेशन क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ नॉन एंडिंग फंक्शंस. ओके, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन क्या है, ये एंड नहीं होता कि फॉर फ्यू मंथ्स वी आर इन इन कोऑर्डिनेशन, बट आफ्टर दैट वी डिफरेंट पीपल आर आइसोलेटेड. ठीक है, वो लोग अलग हो गए और कोई भी एंड रिजल्ट हो गया कि हम लोग फाइनली डिसाइड कर ले कि अब इसके आगे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा. तो ऐसा नहीं होता. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री मे वेरी. इसकी डिग्री क्या कर सकती है, वो वेरी कर सकती है. सो द मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो जो भी मैनेजर हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं. क्यों? कि वो कोऑर्डिनेशन क्या है उनमें अचीव हो और कोऑर्डिनेशन को वो मेंटेन कर सकें. So because without coordination companies कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली. कि अगर उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी क्या है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती है. नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन. कोऑर्डिनेशन क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन. यूनिवर्सल मीन्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी यूनिवर्स क्या होता है, ये अप्लाई होता है. सो इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल्स. ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट हर एक लेवल पे है. इन ऑल दी डिपार्टमेंट एंड टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ दी वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ईच अदर. ठीक है, तो ये कहाँ पे रिक्वायर्ड है, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है. चाहे हम लोग टॉप लेवल पे बात करें, चाहे मिडिल लेवल पे बात करें, चाहे हम लोग सुपरवाइजरी लेवल पे बात करें. इन ऑल दी डिपार्टमेंट, चाहे हम लोग परचेज डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं, मार्केटिंग में बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हो गया, आपका फाइनेंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन की नीड है. एंड टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ईच अदर. ठीक है, और परफॉर्म क्या करना, सारे फंक्शंस ड्यू टू जो सारी एक्टिविटीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या है, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. ऐसा नहीं कि एक एक्टिविटी वो दूसरे एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका रिलेशन दूसरे वाले एक्टिविटी पे भी है. तो ये क्या हो जाती है, ये सारे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं. बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन. चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक एरिया, हर एक सेक्टर में क्या है, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन क्या है, एकदम इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल द मैनेजर्स. कोऑर्डिनेशन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सारे मैनेजर्स की. हम ये नहीं कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन करे बिटवीन द एम्प्लॉयज़, बिटवीन द वर्कर्स. इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे. सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोई इट इज़ नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर कि बस टॉप लेवल मैनेजर ही क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन करेंगे, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डिफरेंट लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं वो भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो लोग ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. सो द टॉप लेवल ट्राई टू coordinate the overall plans, policies of the organization. Middle level coordinate departmental activities and lower level coordinate the activities of the worker. ठीक है, तो टॉप लेवल क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ओवरऑल प्लान्स, जो भी ओवरऑल प्लान है उसको कोऑर्डिनेट करता है. एंड द पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ है. मिडिल लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़. मिडिल लेवल क्या है, वो क्या कोऑर्डिनेट करता है कि डिपार्टमेंट की भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, और लोअर लेवल कोऑर्डिनेट करता है जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वर्कर्स की, उनको कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं कि ये डेलिबरेट फंक्शन है. दैट मीन्स कि एवरी मैनेजर ट्राइज टू coordinate the activities of organization to avoid confusion and chaos.
क्या हर एक मैनेजर क्या करेगा, ट्राई करता है कोऑर्डिनेट करने का जो भी एक्टिविटीज़ है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड केओस। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन हो रही है या केओस हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हर एक मैनेजर क्या है वो एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। सो विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, अगर क्या है कोऑर्डिनेशन नहीं होता है सो जो भी एफर्ट्स है इंडिविजुअल का कैन नॉट बी यूनाइटेड, कि डिफरेंट इंडिविजुअल के जो भी एफर्ट है वो एक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी यूनिटी होगी नहीं, तो डिफरेंट क्या है वो अपने वर्क को अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो किसी में भी एक कोई सिमिलैरिटी नहीं आएगी कि जो भी वो वर्क कर रहा है वो सिमिलर है, सब अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे उस वर्क को करेंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो डिफ़र कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजर क्या करता है डेलिबरेटली सारी एक्टिविटीज़ और सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। सो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ दी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हैं, सबसे पहला क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। की कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये किसका इंक्लूड करता है कि इसमें सारे ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। फिर इट इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कि इसमें क्या होती है, यूनिटी होती है, सारे एफर्ट जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनमें एक यूनिटी होती है। नेक्स्ट इज इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी स्टॉप नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, ये यूनिवर्सल है, हम लोग किसी एक एरिया या एक डिपार्टमेंट में इसको कंसाइज नहीं कर सकते, हर एक क्या होता है, हर एक एरिया में एप्लीकेबल होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल मैनेजर को है या बस टॉप लेवल पे है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे, और हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स पे भी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिबरेट फंक्शन है कि ये क्या है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग करते हैं टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड द केओस, इनको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीचर्स, देखिए ऐसे इस फॉर्म में दे रखा है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, responsibility of all managers, a deliberate function, right? Next है और last topic है of this chapter, that is importance of the coordination and need of the coordination, कि coordination की importance क्या है और coordination की need क्यों है, मतलब why we all are needed to be in coordination. Okay? So coordination is a very important as it integrates the efforts of the individual, department and the specialist. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या करता है, इंटरग्रेट करता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड करता है क्या, द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको सबको एक दूसरे से इंटरग्रेट करता है। So through coordination, managers reconcile differences in approach, timing and efforts of the interest. ठीक है, so coordination के through manager क्या करते हैं, reconcile करते हैं जो भी differences है, किसमें, approaches में different जो approach हैं, जो timing में difference आ रहा है, और जो efforts of interest के जो effort है उसमें जो भी changes, जो भी difference है उनके बीच में। So coordination harmonize individual goals, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोनाइज करता है एक दूसरे से, एक यूनिटी की बात करता है कि जो भी इंडिविजुअल का गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। ठीक है, एक दूसरे के बीच में एक रैपोर्ट बनाता है कि हम लोग एक यूनिटी की बात करता है कि कोई भी इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ नॉट डिफरेंट, बोथ आर
are the same thing for the any workers who are working in any organization. Okay, so the need and the importance of the coordination can be more clear by the following points. ठीक है, with the help of these points we can easily understand. So first one is growth in size, कि size में growth. So the need of the coordination increases with the increase in the size of the organization. जैसे ही हम लोग बात करते हैं नीड कोऑर्डिनेशन की इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा. So because in the large organization there are more number of person working, each individual has his own needs, objectives, so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards common goal. Okay, मतलब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन क्या है वो हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ अगर ज़्यादा है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ लार्ज है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए. बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ़ पर्सनस, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं जो वर्क कर रहे हैं. सो ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव. हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड्स भी होती है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. सो देर इज़ मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर. तो अब यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन सारों को साथ करें एंड सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज़, और उनके एफर्ट्स को सिंक करें, एक दूसरे से इंटीग्रेट और रिलेट करें टुवर्ड्स कॉमन गोल. एक गोल के साथ हम लोग वहाँ पे एक गोल की बात करें कि जिस गोल को हमें अचीव करना है. वहाँ पे हम डिफरेंट गोल्स की बात नहीं कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप को अलग अलग करना है. तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है कि उनके बीच में क्या हो, सिंक होना चाहिए. सो एम्प्लॉयज़ में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का क्या होता है, एक अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि उनको पर्सनल ग्रोथ हो, ट्रेनिंग मिले, उनकी सैलरी प्रॉपर अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, तो उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए ये ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि इंडिविजुअल गोल को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करो, एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज करो थ्रू. और वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ये होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी फंक्शनल डिफ्रेंसीशन. ठीक है, फंक्शनल डिफ्रेंसीशन का क्या मतलब है, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शंस और डिवीजन, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव. कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है. जैसे एक हो गया परचेज का डिपार्टमेंट, एक हो गया प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, थर्ड आपका अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, फिर हो गया फाइनेंस का डिपार्टमेंट, फिर हो गया एचआर का डिपार्टमेंट, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने लेवल पे उनका जो भी काम है, प्रोडक्शन करने का, फिर उसकी मार्केटिंग करने का, फाइनेंस प्रोवाइड करना, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट वर्क करते हैं. सो द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिवाइड हो गया एंड सेक्शंस डिफरेंट सेक्शन में, और डिवीजन, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव. और हर एक डिपार्टमेंट क्या है, अपने एक आइसोलेशन में काम करता है. मतलब प्रोडक्शन वाला क्या है, वो प्रोडक्शन का देख रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है कि अभी मार्केटिंग हो रही है या नहीं. जब उसका प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर वर्क हो जाएगा, देन ही विल अकाउंटेबल टू
गेट द इंफॉर्मेशन टू अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तब वो बट वो क्या है, सारे ऐसे अपने डिपार्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखते हैं दीज डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। बट अगर हम लोग एक्चुअल में देखते हैं, एक्चुअल देखते हैं तो दीज डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। सो देयर इज़ मोर नीड टू relate and bring together the activities of different sections as they part of the one organization only। तो यहाँ पे ज़्यादा नीड क्या है कि सारे की जितने की भी नीड है उसको एक दूसरे से रिलेट करो, उनको साथ में लाओ, उनकी एक्टिविटीज़ को, जो भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, क्योंकि वो सारे क्या हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं। सो द कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट। कि कोऑर्डिनेशन की क्या है, ज़रूरत है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन होगा तो जो भी डिफरेंसेस है अमंग द डिपार्टमेंट वो क्या हों, कम हों। बिकॉज जब तक एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हारमोनी के साथ वर्क नहीं कर सकते। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे, उनको कोई मतलब नहीं होगा, तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मतलब क्या वर्क कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। अगर प्रोडक्शन वाला कर रहा है, उसको नहीं पता है कि किसी भी मार्केट में कितना ज़रूरत है, तो मार्केटिंग वाला बताएगा कि हाँ इस गुड्स की इतनी डिमांड है तो इतना प्रोडक्शन करना चाहिए। इसलिए क्या है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में देखते हैं। सो in large and modern organization there is high degree of specialization and the specialists or experts feel that they are the only qualified people and they always take right decision in the right direction. There are number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. So there is need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction and get maximum benefit of these specialists. Simply इसका मतलब ये हो गया कि स्पेशलाइजेशन की लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में देयर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट पे ध्यान देते हैं। एंड द स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल, कि दे आर दी ओनली क्वालिफाइड पीपल। और जो स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट हैं वो फील करते हैं कि वही क्या है, क्वालिफाइड पीपल हैं, एज दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि वो लोग हमेशा ही एक राइट डिसीज़न लेते हैं एट राइट डायरेक्शन में और राइट टाइम पे, इसलिए वो लोग क्या हैं, एकदम हमेशा ही सही होते हैं। सो देर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अगर सारे ही अपने ओन वे में काम करेंगे, सो इट विल रिजल्ट इन केओस एंड कन्फ्यूजन। तो उससे क्या होगा कि अगर डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से काम करेंगे तो एक केओस और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो देयर इज़ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। तो यहाँ पे नीड है कि कोऑर्डिनेट करे जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्पेशलिस्ट की एक कॉमन डायरेक्शन पे, एक डायरेक्शन में हम करें और उससे हम लोग क्या करें, गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दी स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट जो हैं उनका एक मैक्सिमम क्या करें हम लोग, बेनिफिट को अर्न करें। ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड दी chapter 1 management. Okay, so in the next video we will start with the chapter 2. Okay, so after the chapter 1 we are going to start the chapter 2, that is principles of the management. Okay, so in the first chapter we have discussed the nature and the significance of the management, what is the management importance, levels of management, nature of the management, coordination, functions of the management, and so on. So after that we are going to discuss the
principles on management, principles of management, that is on which kind of principles the management is dependent or the prevailed in in any economy or in any organization. Okay, so in this chapter we are going to, first of all, what we are going to discuss is the principles of the management concept and the significance of the management. Next we will discuss the Fayol's principle of management. Okay, Fayol's principle of management. Next हम पढ़ेंगे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें प्रिंसिपल्स एंड दी टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने इस चैप्टर में. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दी मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है. सो प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflect the fundamental truth about some phenomenon based on the cause and effect relationship. right? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी प्रिंसिपल होता है वो एक स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट में क्या एक्सप्लेन होता है? स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स दी फंडामेंटल ट्रूथ. फंडामेंटल ट्रूथ बताता है अबाउट सम फेनोमेनन, कुछ फेनोमेनन के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसका कुछ ना कुछ एक कॉज और उसका एक इफ़ेक्ट भी होता है. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि किसकी वजह से वो हुआ और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल, जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स. ओके, तो बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स क्या हैं. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखते हैं और प्योर साइंस प्रिंसिपल देखते हैं. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? वो वेरी फ्लेक्सिबल हैं. मतलब प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वो फ्लेक्सिबल हैं, वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इन द मैनेजमेंट. बट जो प्योर साइंस मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर रिजिड. वो इतना ईजिली रिजिड, वो इतना ईजिली क्या हो सकते हैं? चेंज नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड दैट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्रिएटिविटी पे ही अप्लाई होते हैं, कि कुछ क्रिएटिविटी हुई उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस प्रिंसिपल को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. बट साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर. जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक स्टैटिक, मतलब एक फिक्स्ड, एक जो कांस्टेंट जिसको बोल सकते हैं या जिसको स्टेडी बोल सकते हैं, वैसे ही पे अप्लाई होते हैं. जो एब्सोल्यूट है, हम ये नहीं कह सकते कि चेंज कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको एक अपना पेस क्रिएट करना है विद द चेंज इन द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ ही साथ. बट साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद द टाइम. अब जो भी प्रिंसिपल्स बन चुके हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकते हैं. बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या हो जाते हैं? वो चेंज भी हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और दी प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है. फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है और उनके वर्सेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में देखते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दी गाइडलाइन फॉर दी एक्शंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? वो गाइडलाइन होती हैं. क्यों? फॉर दी एक्शन, कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए. वहीं मैनेजमेंट टेक्निक्स आर द मेथड एंड द प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकॉम्प्लिश गोल. ठीक है, इसमें क्या होती हैं कि एक मेथड्स होता है और प्रोसीजर होता है विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या होते हैं? सीरीज ऑफ स्टेप्स,
डिफरेंट स्टेप्स होते हैं टू बी परफॉर्म, वो होने चाहिए, परफॉर्म होते हैं टू अकॉम्प्लिश दी गोल, गोल हमें जब अकॉम्प्लिश, जो हमें कंप्लीट करना है तब, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो वही इन्वायरमेंट के साथ ईजिली चेंज हो सकते हैं। वही मैनेजमेंट टेक्निक्स आर दी लेस फ्लेक्सिबल, जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं वो इतना ईजिली चेंज नहीं हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस, थर्ड इज इवोल्यूशनरी, फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबल, फिफ्थ इज मेनली बिहेवियरल, नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड द लास्ट वन इज कंटिंजेंट। सो ये सारी क्या है, उसकी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उनके नेचर हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम देखते हैं पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल में। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, उनका एप्लीकेशन क्या यूनिवर्सल है। सो परवेसिव अप्लाइड इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, ओके, परवेसिव अप्लाइड इन बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल लार्ज, ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर एक जगह अप्लाई होते हैं, वो यूनिवर्सल है, वो नहीं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई हो रहे हैं, वो हर एक जगह क्या होते हैं, वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में क्या है, जनरल गाइडलाइंस डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। उसकी क्या है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसमें ये नहीं कि आपको कोई भी डिफरेंट वर्क के आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, उन सॉल्यूशन को, उन डिफरेंट चीज़ों को क्या करना है, खुद फाइंड आउट करना है, खुद चेक करना है। नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशनरी, सो नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, इवॉल्व इन डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब ये नहीं है कि जो भी मैनेजमेंट है वो क्या है कि इनका इवोल्यूशन क्या हुआ कि रातों रात हो गया और फिर सुबह हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें भी पूरा एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक ऑब्जर्व करें प्रॉपरली, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ये नहीं कि एक बार एक्सपेरिमेंट फेल हो गया फिर हम लोग उसको रोक दिए, नहीं, उसको भी हमें क्या करना है, रिपीट कर करके उसको हम लोग आंसर को फाइंड आउट करना है, उसको चेकआउट करना है कि क्या क्या ऐसे डिफरेंस हैं, क्या ऐसा हो रहा है और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका बेसिकली जिसकी हम लोग बात करते हैं, डैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इट कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि एकदम रिजिड है कि हम इनको एक इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ ही साथ हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं, जब भी इन्वायरमेंट में चेंज करना होगा, जब हमें चेंज सो दैट वी कैन ईजिली चेंज इट, हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर मतलब कि मोल्ड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन द एम्प्लॉयज़ टू मोटिवेट देम टू वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, ठीक है। बिहेवियरल है मतलब कि इसको एक एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट करके क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली काम भी कर सकते हैं कि जो भी हम लोग ने गोल और अचीवमेंट लेके चले हैं उसको हमें फुलफ़िल करना है। कैसे, बिकॉज इट इज़ दी मैनेजमेंट का एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो अगर हम लोग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, जो भी मैनेजर्स हैं, जो वो अगर मैनेजर्स क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो कोई भी वर्क क्या हो सकता है, वो ईजिली हो सकता है और जो भी गोल्स हम लोग लेके चल रहे हैं वो भी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट रिलेशन। सो इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल इज एंटीसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसको जो भी कॉज इफेक्ट है जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसको चेक करते हैं बिफोर दी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करने से पहले। ऐसा नहीं है कि हम बस उसको
ले जाके तुरंत ही किसी एक फाइनल डिसीजन पे ले आके उसको हम लोग कहीं एग्जीक्यूट कर दें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर उसको पहले अप्लाई करने से पहले उसको देखना पड़ेगा कि सही है या नहीं। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिंजेंट, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो भी प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करते हैं, ये नहीं कि वो हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या इसमें पढ़ लिया। इसमें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखना है, कंसेप्ट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। और फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उस प्रिंसिपल क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल आर रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो अप्लाई कहाँ पे होते हैं, क्रिएटिविटी पे। और साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड ऑन दी स्टैटिक मैनर, किसी भी स्टैटिक पोजीशन स्टैटिक मैनर में ही क्या होता है वो अप्लाई होते हैं। फिर वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू पेस विद द चेंज इन इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ उनके क्या होते हैं, पेस होते हैं, वो भी चेंज होते हैं। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो टाइम के साथ और सिचुएशन के साथ चेंज नहीं होते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड डिस्कस किया फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।